कोई लक्ष्य मनुष्य से बड़ा नहीं है, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। जीवन तो मुश्किलों से भरा सफ़र है, जीवन तो मुश्किलों से भरा सफ़र है यार। यहाँ कांटे भी चुभते हैं, यहाँ मरहम भी लगाए जाते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, रुकना सख्त मना है। जीवन में कभी रुकना नहीं है, वर्कफुल रहना है, हमेशा सोचते रहना है, हमेशा एक्टिव रहना है और अपने आप को एक्टिव बनाए रखना है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट में आपका स्वागत कर रहा हूँ। मैं लेकर के मुखातिब हूँ संधि पार्ट 6 की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। एक ऐसे आयाम से जोड़ूंगा आज आपको, दिल थाम के बैठिए और जुड़िए हमारे साथ। बहुत ही बेहतरीन चीज़ें लेकर के मुखातिब हूँ। वो डरावना सपना, वो डरावनी चीज़ें जो आपके दिल में आज तक बनी हुई हैं कि मैं संधि को हल कैसे करूँगा, मैं विसर्ग संधि को पहचानूंगा कैसे, ऐसी तमाम जो परिकल्पनाएं, तमाम अवधारणाएं आपके दिमाग में एक चलचित्र की भांति सज चुकी हैं, मिटाने आए हैं। आइए आपको विसर्ग संधि पढ़ाने आए हैं। तो जोड़ते हैं हम आपको विसर्ग संधि के महत्वपूर्ण कंटेंट में, जहां मैंने संधि संबंधी ये आपको एपिसोड प्रोवाइड करा रहा हूं, लगातार एपिसोड पर एपिसोड चलाए जा रहा हूं। इससे हमारा तात्पर्य क्या है, इन एपिसोडों से हमारा लेना देना क्या है, देखना जरा, चीज़ों को समझना, इसकी बारीकियों को जानना, अद्भुत बातें हैं। तो जहां विसर्ग संधि की बात होगी, विसर्ग संधि जो ये एपिसोड आया है, यहां भी मेरे अपने नियम ही चलेंगे, मेरे अपने नियम। पूरी संधि मैंने इन्हीं चीज़ों से बताने का प्रयास किया, मेरे अपने नियम आपके सामने लगाए गए और ये जो मेरे अपने थे ये अब आपके हैं, ये अब आपके हैं, ये नियम आपके हैं, हम आपके हैं, ये सारा सॉल्यूशन आपका है। देखना जरा, अगर हमने आपसे बात की तो इसके पहले एपिसोड में हमने ये बता दिया कि विसर्ग संधि कैसे बनेगी, विसर्ग संधि का निर्माण कैसे होगा। इन बातों पर एक विस्तृत चर्चा, एक विस्तृत अभिप्राय मैंने रखने का प्रयास किया है और कर भी दिया है, और शायद आप इस बात को समझ भी चुके हैं, सारी बातों से आप अवगत हो भी चुके हैं। क्लियर है? देखिएगा, तो विसर्ग संधि के जो महत्वपूर्ण नियम होंगे वहां से मैं इनकी शुरुआत करूंगा। हकीकत क्या है इनके फसानों की, जरा जानेंगे हम। मेरे अपने नियम में ये बात चलेगी, ये बात बनी रहेगी कि वर्णों के योग को हम 6 प्रकार से जानते हैं। एपिसोड पहले वाला, इसके पहले वाला यानी पार्ट 6, ये 6 ना होकर के 7 है, आप इसको प्लस करें। इसके पहले वाला जो एपिसोड था 6, उस एपिसोड में ये बताया जा चुका है, आपके सामने ये बात रखी गई है कि वर्णों का योग 6 प्रकार से होगा। और उसमें कुछ इस तरीके से मैंने आपसे बात की कि 2 बार लगातार आप स्वर लिख लें, 2 बार लगातार आप व्यंजन लिख लें, 2 बार लगातार आप विसर्ग लिख लें। ये बात हमने वहाँ बोली है, 2 बार आप लगातार क्या लिखें, विसर्ग लिखें। याद करने का ये एक आसान सा इसका फार्मूला है। और इसके बाद इसी सिलसिले में आगे प्लस करके यहाँ 1 बार स्वर लिखें, इसके बाद आप व्यंजन लिखें, इसके बाद पुनः आप स्वर लिखें, यहाँ देखिए स्वर लिखें, और इसके बाद आप पुनः यहाँ पर व्यंजन लिखें, और पुनः यहाँ पर आप स्वर यानी क्रमबद्ध तरीका अपनाए रखें, और फिर आप इसके बाद क्या लिख दें, व्यंजन। इससे ये बात सिद्ध हो जाती है। देखना जरा, स्वर स्वर मिलेंगे तो ये स्वर संधि बनेगी। क्या बनेगी? स्वर संधि। और ये 3 फार्मूले ऐसे हैं जिन्होंने व्यंजन संधि का निर्माण किया। यानी अगर स्वर से व्यंजन मिले तो भी व्यंजन संधि, व्यंजन से स्वर मिले तो भी व्यंजन संधि। ये फार्मूला आपको हमने पहले भी दिया है, आज भी दे रहे हैं। तो स्वर और व्यंजन, व्यंजन से स्वर, व्यंजन से व्यंजन, विसर्ग से स्वर मिलेगा, विसर्ग संधि होगा, विसर्ग से व्यंजन मिलेगा, विसर्ग संधि होगा। क्लियर है ना? तो आज जिस महत्वपूर्ण कंटेंट की जानकारी हासिल करने के लिए आप पूरे मनोवेग से हमें देख पा रहे हैं, पूरे मनोवेग से हमारी कक्षा का आकलन कर रहे हैं। हकीकत में यहाँ से इसका प्रारंभ है। विसर्ग और स्वर आपस में मिले हैं तो विसर्ग संधि है, विसर्ग और व्यंजन आपस में मिले हैं तो भी विसर्ग संधि है। इसका तात्पर्य ये हो गया कि हम इसकी परिभाषा जान चुके, किसी अन्य व्यक्ति को बताने के लिए, किसी अन्य व्यक्ति को समझाने के लिए। क्लियर है ना? तो अब देखिएगा, मैंने आपसे बात की कि मैं हर जगह अपने नियम पर ही डटा रहा और अपने नियम के सहारे आपको सिखाने समझाने का प्रयास करता रहा, वो बात आप तक पहुँचे।
देखना जरा, तो इसमें भी मेरे अपने नियम है और उसमें रूल फर्स्ट करके बताने वाला हूं आपको। रूल फर्स्ट यानी नियम नंबर 1 क्या करने वाले हैं, नियम नंबर 1 के सहारे हम देखना बहुत अलग करने वाले हैं। अलग ये है कि बहुत ही सहज मामला है। अगर आपको च, छ और ये सा के पहले देखना, के पहले च, छ, सा के पहले अगर आपको ये सा मिल जाता है, जिसे आप तालव्य सकार कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे तो बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस ना व्हाइट बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ और ना ही आप अपनी नोटबुक पे लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप मनोवेग से सुन रहे हैं तो कुछ प्रश्नों के जवाब आप यूं ही जान जाते हैं। ये कौन सा सकार है, तो आप कहेंगे सर ये तालव्य सकार है। दंत सकार भी का भी आगमन होगा, भी मूर्धन्य सकार का भी आगमन होगा। सच बताएं तो सकार का मतलब तीनों सा। एक जो तालव्य से बोला जाता है उसे तालव्य सकार कहते हैं, एक जो मूर्धन्य है उसे मूर्धन्य सकार कहते हैं, और एक जो दंत से उच्चारित होता है उसे हम दंत सकार कहते हैं। बस इतनी सी बात है। देखिएगा, तो चा सा के पहले यदि इनका आगमन है कि पहले आए हैं तो आए तो विसर्ग बना दिया जाएगा, विसर्ग बना दिया जाएगा। स्टार बातें हैं, बना दिया जाएगा। क्या बना दिया जाएगा, विसर्ग। च छ सा के पहले यदि बड़का वाला सा आया है ना तो हम इसका विसर्ग बना देंगे। बस इतनी सी बात है। एग्जाम्पल आपके साथ है, हम भी आपके साथ हैं, आप जुड़े हुए हैं बेहतरीन मंच पे और आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट को साझा करने का हमारा प्रयास है। तो चा छ सा के पहले ये आ जाएगा तो क्या बनाओगे आप, विसर्ग बनाओगे। ऐसे नहीं पाओगे तो उदाहरण के साथ पूरी तरीके से इन्हें समझ जाओगे। देखिएगा जरा, इनके उदाहरण हम लेते हैं, अब आपके सामने इंगित करते हैं। जैसे लिखा जाए मनस चेतना। एक बात सोचना जरा, ये जो मेरे एग्जाम्पल हैं, ये जो मेरे उदाहरण हैं, हकीकत में ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। और यह भी बताना चाहूँगा कि जो भी यहाँ मैं उल्लेखित कर रहा हूँ, एक भी पॉइंट या जो भी मैं अपने मुखार बिंदु से उच्चारित कर रहा हूँ, एक भी नाजायज शब्द आपके लिए नहीं होगा। इस बात को ध्यान देना। मनस चेतना ये लिख दिया हमने। अगर हम लिख दें निश्चय, देखिएगा निश्चय हुआ ना। जैसे हमने लिख दिया दुशासन, दुशासन। अच्छा, स्टार बात यह है कि हम लोग दुशासन दुशासन याद करते हैं, समझते हैं, तो और हम इसको ध्यान ही नहीं देते। देखना दुशासन कैसे लिखा गया। शुद्ध वर्तनी में भी ये बात पूछी गई है, कई बार आ चुका है, और हम अक्सर होता है किसी भी क्लास को बहुत आराम से सहजता से ऐसे ही निकाल देते हैं, अरे जल्दी करो भगा दो, ऐसा करके हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऐसा मत करिएगा आप लोग। दुशासन आगे देखिएगा, जैसे लिखा गया है निःशुल्क, निःशुल्क ये हो गया। हकीकत में ये गलत है ना। और एक बार ध्यान देना, निश्चल लिखा जाए, निश्चल। क्लियर। तो ऐसे तमाम उदाहरण आप लोग बना सकते हैं, तमाम ऐसे उदाहरण को सोच सकते हैं। मैंने उन उदाहरणों को लिखा है जो आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिएगा, चा के पहले आया है कि नहीं आया है, नियम तो मेरा वही है, बस इतना बताना चाहता था। चा के पहले है, यहाँ देखिए सा के पहले सा है, और वो बात यहाँ मैंने इस तरीके से लिखी, आप इसको थोड़ा सा सुधार करें इस तरीके से, यानी ये बड़ा वाला सा। ये जो बात है, ये जो नियम कहता है कि च छ और सा का मतलब ये वाला सा, इसी सा के पहले ये सा अगर आ गया तो भी इनका विसर्ग होना निश्चित है। ध्यान देना। तो आगे वहां से आगे देखिएगा, इसके भी पहले वही बात है। यहाँ देखिए इस च छ के पहले है कि नहीं है, है। तो नियमबद्ध तरीका, सारे नियमों से आपको परिचय कराया और इनसे संबंधित उदाहरण को भी आपके सामने रख दिया है हमने। अब आप कुर्सी के पीढ़ी बांध लीजिए, अब पूरे मनोवेग से सामने आ जाइए और तोड़ दीजिए इन्हें। मैंने कहा जहाँ से पहचानेंगे वहीं से इनको तोड़ेंगे। तो तोड़ना बिल्कुल आसान है, इन्हें विसर्ग कर देना है। और विसर्ग का मतलब आप जान रहे हैं, विसर्ग का मतलब ये चिन्ह है, ये विसर्ग का निशान है ना। अब यही लगा देना है आपको। देखना जरा, हम करेंगे क्या, मना लिखेंगे, इसके बाद प्लस लगाएंगे और क्या लिख देंगे, चेतना। इसकी संधि विच्छेद हो गई। यहाँ क्या लिखेंगे हम, नी लिखेंगे, बिंदी लगाएंगे, इसके बाद क्या लिख देंगे, चय। यहाँ क्या लिखेंगे हम, दू लिखेंगे, इसके बाद ये आपकी बिंदी लग गई, और अब हम क्या लिख देंगे,
शासन, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिएगा, हम यहाँ काम करने वाले हैं, नी लिखेंगे और इसके बाद बिंदी लगाएंगे और फिर इसके बाद हम क्या लिख देंगे, शुल्क, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिएगा वही मामला है, नी लिखेंगे, बिंदी लगा करके हम क्या लिख देने वाले हैं, छल, कोई दिक्कत आपको यहाँ नहीं हो सकती है, क्योंकि ये ऐसी बातें आपके साथ जा रही हैं जहाँ आपको सोचना बहुत ज़्यादा नहीं है। इसी क्लास का, इसी अभिप्राय का पूरा मजा ले लीजिए, पूरा एक समागम ले जाइए, यहीं सीख जाइए, फिर दोबारा इसे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ भी रही होगी। यहाँ तक की बातें अगर क्लियर हैं तो मैं अब आपसे बात करना चाहूँगा दूसरे नियम पर। दूसरा नियम क्या कहता है, इसी से संबंधित रहेगा और इसी से संबंधित नियम की चर्चा मैं यहीं जोड़ देता हूँ आपके सामने। देखिएगा, इन्हें एक बॉक्स में बंद कर दिया है, अब दूसरा नियम आपके सामने ला रहा हूँ। दूसरा नियम क्या कहेगा, रूल नंबर 2, नियम नंबर 2। ये रूल 2 पर आ जाइए। यहाँ होगा क्या, यहाँ त थ इस तरीके से त थ स, तो एक ही लाइन के हैं, एक ही वर्ग के हैं, देखना च छ सा, तो ये सा को छोड़ दीजिए तो चा छा एक ही वर्ग का था कि नहीं था, ता था एक वर्ग का होगा और लाएगा कौन सा सकार, सा। क्यों, क्योंकि ता था भी दंत से बोले जाते हैं और सा भी दंत से बोला जाता है। अच्छा, कभी आप सोचना जरा, मैं ये जो नियम बने हुए हैं, इस चा छा के बाद इसी को ही क्यों किया गया, इसी सा को क्यों चुना गया, इसका मतलब ये था ये सब तालव्य हैं, यह भी क्या है, तालव्य है। तो तालव्य वर्ण के साथ तालव्य सकार का ही चुनाव किया जाएगा, तालव्य वर्ण के साथ तालव्य सकार का ही चुनाव किया जाएगा। इस तरीके के अभिप्राय से हमारे एग्जामिनर महोदय, हमारे हिंदी साहित्य के कवि जुड़े रहे, बने रहे और हमें भी जुड़े रहना होगा। देखिएगा, ता था आपको पता है दंत मूल है, इनके साथ कौन सकार आएगा वही नियम चलाइएगा। ता था के पहले अब देखिए कौन सा सकार, दंत सकार आई, ये वाला सा है। ता था के पहले अगर इस सा की पुनरावृत्ति होती है या आगमन होता है तो इसका विसर्ग हो जाएगा, तो इसका विसर्ग हो जाएगा। नियम वही है, आप लाइन बढ़ा लें तो इसका क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। ता था के पहले अगर छोटे वाले सा का यानी दंत सकार का आगमन हो जाएगा तो उनका हम विसर्ग कर देंगे, जैसा ऊपर अभी हम लोगों ने देखा है। देखिए, अब यहाँ आपके सामने बहुत से उदाहरण बन सकते हैं, एग्जाम्पल देखिएगा जरा, और मैं लिखता भी चला जाऊंगा। विस्तार, मैं लिखना चाहूंगा दुस्साहस, दुस्साहस, मैं लिखना चाहूंगा नमस्ते, तो ये नमस्ते, देखना नमस्ते आ गया ना, नमस्ते हो गया, विस्तार हो गया, दुस्साहस हो गया। और क्लियर बात चलिएगा, अभी भी आपके सामने बहुत कुछ आने वाला है, जैसे कुष्ठालय, कुष्ठालय, ये कुष्ठालय वो आलय है, स्टार बात है ये। आप वो कुष्ठालय में चले जाएंगे, कुष्ठ प्लस आलय करेंगे, वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ देखना उस आलय का मतलब कुछ है नहीं, कुष्ठालय एक मूल शब्द है, मूल शब्द है। और यहाँ देखिए, जैसे मैं लिख दूं एक उदाहरण और भी आपके सामने, निस्तारण, निस्तारण हो गया। तमाम आपके सामने उदाहरण मैंने लिखने का प्रयास किया और लिख भी दिया है। आप जरा ध्यान दें, जहां हमने नमस्ते का बात किया, दुशासन की बात की, आप इनको बड़े बारीकी से देखने का पहले प्रयास करें। इस ता के पहले सा है कि नहीं है, इस सा के पहले सा है, जैसे यहाँ सा के पहले सा मैंने बोला भी अभी आपसे कि पुनरावृत्ति हो जाएगी फिर भी। और आगे देखिएगा, यहाँ देखिए था के पहले सा है कि नहीं है, यहाँ ता के पहले सा है, यहाँ भी ता के पहले सा है। इतने से ही तो हमारा काम चल गया। अगर ऐसा हुआ है, अगर ऐसा हुआ है तो आपका विसर्ग बनना निश्चित है। मैं आपको हटा दूंगा, इस बात को भी बिल्कुल निसंकोच कहने वाला हूं। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा, इनका संधि विच्छेद क्या करेंगे, नमा लिख देंगे, ते लिख देंगे, यहां देखिए कुष्ठ लिख देंगे, ओह सॉरी, यहां, और इसके बाद प्लस लगा करके आप लिख दीजिएगा थालय। यहां देखिए नी लिखेंगे और इसके बाद लिख देंगे
निस्तारण, निस्तारण हो गया। इनका कर सकते हैं, क्या करेंगे आप, वी लिखेंगे, इसके बाद तार लिख देंगे, यहाँ भी वही बात होगी, दू प्लस साहस, ये हो जाएगा दुस्साहस। क्लियर कट, सारी बातें सामने आपके, सब कुछ आप समझ चुके हैं। मेरा मानना है कि आप इसे जान भी चुके हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। इन तमाम उदाहरणों से मैंने जो जोड़ने का प्रयास आपको किया है, जहां भी आपने विसर्ग संधि के 2 नियम को बखूबी जाना है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मान के लें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब महत्वपूर्ण कंटेंट को आगे बढ़ाते रहिए और मेरा लक्ष्य है कि आपको बहुत ही जल्दी ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। रूल नंबर 3, नियम नंबर 3 कुछ ठीक ठाक 1 2 3 करके जो नियम दे रहा हूँ एक जैसे हैं, इस बात को भी ध्यान दें, एक जैसे हैं। यहाँ क्या होगा, अब यहाँ आएगा टा ठा आएगा, तो आपको पता है ये मूर्धन्य वर्ण है और इनके साथ कौन से सकार का आगमन माना जाएगा, तो इस वाले का मूर्धन्य का। तो ध्यान दें, अगर इनके पहले ये आ जाता है, यही चीज बार बार नियम में उल्लिखित किया जा रहा है, ट ठ स के पहले अगर इस सा का आगमन हुआ, इस सा का आगमन हुआ तो यह विसर्ग में बदलेगा। अच्छा, ट्रिक कैसे बनती है, जिस ट्रिक को हम बहुत चर्चा में लेते हैं, मान लो ये नियम तरीके से चल रहा है, लेकिन ट्रिक कैसे बनती है, ट्रिक जानते हो कैसे बनती है? ट्रिक आप खुद बना सकते हो। अभी तक जो ये तीसरा नियम चल रहा है, अभी आप खुद देख पाएंगे कि मैं ट्रिक आपको कैसे बना के देता हूं। देखिएगा, उदाहरण देखिएगा, जैसे लिखा जाए कष्ट, लिखा जाए दुष्ट, इस तरीके से कष्ट लिखा जाए, दुष्ट लिखा जाए, कुष्ट लिखा जाए, धनुष टंकार लिखा जाए, ऐसे ही आएंगे, धनुष टंकार, कष्ट दुष्ट धनुष टंकार। ये जो बात आपके सामने मैंने उल्लिखित कर रखी है, ये जो महत्वपूर्ण कंटेंट आपको दे दिया है, अब इन्हें हम तोड़ेंगे। तोड़ने का मतलब, अब इसका आगमन है तो हम इन्हें विसर्ग में कन्वर्ट करेंगे। क्या बनाएंगे? विसर्ग। विसर्ग किसका होगा? इसका। तो इसका मतलब हम लिखेंगे क प्लस टा, यहां देखिए दू और ये प्लस हो जाएगा इस तरीके से। यहां भी कुछ यही अपनाएंगे, यहां विसर्ग लगाएंगे और टंकार लिख देंगे। क्या ये बात आपको सहज नहीं लग रही है? लग रही ना? अब देखना, ट्रिक बना के दिखाता हूं पिछले 3 नियम का, यानी इसको लगा करके पिछले 3 नियम का ट्रिक ये है, ट्रिक यही है कि अगर कहीं आपको किसी भी शब्द के बीच में आधा सा, ये वाला आधा सा या ये वाला आधा सा मिलता है तो इनको हम विसर्ग बना देते हैं। ये आपका ट्रिक हो गया। ये आपका क्या हो गया? ट्रिक हो गया। आप किसी भी तरीके से चीज़ों को जान सकते हैं और किसी भी महत्वपूर्ण फार्मूले के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को बता सकते हैं। क्लियर है ना? तो अपने आप को तो बता ही रहे हैं, अपने घर वालों को बताइए, अपने दोस्तों को जोड़िए, कंटेंट अच्छे चल रहे हैं तो शेयर भी करिए, मिलाइए लोगों को और अपने इस चैनल को एक ऊंचाई की तरफ ले चलें, जिससे हमें उत्साह मिले और आपके साथ जुड़ करके हम अनवरत रूप से अपने कार्य दायित्व का बेहतरीन ढंग से निर्वहन कर पाएं। देखिएगा, तो रूल नंबर 3 आशा करते हैं समझ गए आप। अब हम बात करें रूल नंबर 4 की। एक से बढ़कर एक नियम है और सबके सब आसान होने वाले हैं, सबके सब आसान। पहली बार आपको लग रहा होगा कि संधि हम इतना इजीली पढ़ रहे हैं, पहली बार। हकीकत में मैंने इसको इजी करने के लिए काफ़ी मेहनत की है और इसको बिल्कुल सहज कर दिया है। कभी आपको ये कठोर लगेंगे ही नहीं, ये बिल्कुल दर्द आपको नहीं दे सकते हैं। देखना, रूल नंबर 4 की बात करें तो रूल नंबर 4 कहता है, याद करना जरा, क प ख फ, ये याद कर सकते हैं ना आप, क फ ख फ, बड़े आराम से। सब क्या है? अघोष हैं। सब क्या है? अघोष हैं। आपको पता है अघोष और सघोष का फार्मूला पता है ना? अघोष वर्ण किसी भी वर्ग के पहले और दूसरे, सघोष वर्ण किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? तो आप देखना जरा, ये अपने वर्ग के पहले महाशय हैं, ये भी अपने वर्ग के पहले हैं, ये अपने वर्ग के दूसरे हैं, ये अपने वर्ग के दूसरे हैं। यानी का वर्ग का पहला दूसरा, पा वर्ग का पहला दूसरा आया है कि नहीं आया है? अघोष होंगे कि नहीं होंगे? यही तो छूटे थे। छूटा कौन था? अब तक जो नियम चल रहे थे उन नियमों में छूटा कौन था? ध्यान देना, मैं चीज़ों को बता ही दूं, आप हर बात को समझें। नियम बनते कैसे हैं, उन्हें बनाया कैसे गया है, उन पर भी चर्चा कर देते हैं। देखिएगा,
चा छा आया था, ता था आया था और टा ठा आया था। यानी चा वर्ग आ गया, टा वर्ग आ गया और टा वर्ग आ गया, तो कौन सा वर्ग बचा है भाई? तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, का बचा है और पा बचा है। इन तीनों के नियम एक जैसे चले कि इनके साथ इनका वाला सा आएगा, इनके साथ इनका वाला सा आएगा, इनके साथ इनका वाला सा आएगा, यानी इनके मूल का आएगा। और इन वर्गों ने अपना अलग नियम बना लिया। इन वर्गों का नियम आपके सामने यहां हाजिर है। का वर्ग का खा भी आया है, पा वर्ग का फा भी आया है। ये लोग भी दो दो साथ में थे। अब इनके साथ कोई सा है ही नहीं, तो ये बेचारे क्या करें? जैसे देखना, चा छा के साथ एक सा था, कौन सा? तालु सकार। इनके साथ भी एक सकार होता है, दंत सकार, यानी इनसे मिलता जुलता है, इसलिए इनको यहां शामिल किया गया। अब बताना कोई और सा बचा ही कहां है कि इनके साथ जोड़ें? नहीं, इसलिए इन बेचारों ने अपना अलग नियम, अपना अलग फार्मूला बनाया है। किसी को बताना हो तो ऐसे बताइए और अपने आप को समझाइए कि अच्छा अच्छा ये बात है, तभी तो ये आए हैं। अच्छा, इस तरीके से तभी आपने 3 नियम को अलग तरीके से जाना है, और अब आगामी जो नियम आ रहे हैं आपके सामने, उन्हें आप अलग तरीके से जान रहे हैं। यानी वर्गों की बात हो रही है और वर्गों से ये नियम बनाए गए हैं। अघोष वर्णों की बात हो रही है, ध्यान दीजिए। अब हम बात करेंगे का, प, ख, फ। अगर इनके पहले, फिर वही बात है, के पहले खष्टी सा आए तो क्लियर। अगर इनके पहले खष्टी सा आए, फिर मामला बिगड़ गया है। और ये वाकई में कि मामला बिगड़ रहा है बार बार। क, प, ख, फा के पहले फिर खष्टी सा आ गया, यानी चौथा नियम भी इसी ट्रिक पर आधारित होने वाला है। इसी ट्रिक की तरफ हमें ले जा रहा है, लेकिन मैंने इसको अलग किया है, ध्यान दें। अब हम बात करेंगे, जैसे आपके सामने लिखें निष्फल, निष्फल, और हम लिखें चतुष्पाद, ठीक है, और हम लिख सकते हैं निष्कलंक। हो गया ना सारी बातें आपके सामने। उदाहरण आप देख पा रहे हैं। हम चाहें तो इसी अपने ट्रिक पर इन्हें खत्म कर सकते हैं। खष्टी सा, खष्टी सा, खष्टी सा, इतना ही मन में अगर ये मस्तिष्क में सजा ले, बड़ी आसानी से हम इनका विसर्ग बना देंगे। कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, हो जाएगा काम इनका। लेकिन हम एक अलग तरीके से नियम भी जान रहे हैं, देखना। अब आप देखो, फा के पहले आया कि नहीं, पा के पहले आया कि नहीं, का के पहले आया कि नहीं। चर्चा तो वही आप कर रहे हैं भाई, चर्चा तो आपने बार बार वही कहा है ना। तो अब देखिएगा, हम क्या करेंगे, नी लिखेंगे, विसर्ग लगाएंगे, फल लिखेंगे। हम यहाँ क्या करेंगे, चतु लिखेंगे, विसर्ग लगाएंगे, और ये पाद लिखेंगे। हम यहाँ नी और विसर्ग, और यहाँ फिर क्या करेंगे, कलंक। संबंधित तीनों उदाहरण आपको ये बताने के लिए काफ़ी रहे कि हमें किस प्लेटफॉर्म पर किस तरीके से चलना होगा। हमें आगामी आने वाले प्रश्नों के जवाब कुछ किस तरीके से देने होंगे। तो नियम नंबर 4 से अवगत हो चुके हैं आप, हमें विश्वास है। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। नियम नंबर 5 की तरफ कुछ खास नहीं है अभी तक। देखना, 4 तो आपको एक जैसे मिल गए। अब देखना यहाँ पर का, पा, खा, फा, फिर से वही बात। अरे बाबा, तो और आसान होने वाला है। मतलब नियम नंबर 5 भी इन्हीं से ताल्लुकात रखता है। तो हम अगर विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं तो मिनटों में सीख सकते हैं, मिनटों में। जो पहला 3 नियम, फिर इसके बाद चौथा नियम भी उससे ताल्लुकात रखता हुआ, 5वां नियम भी आ रहा, तो इसका मतलब ये 5वां चौथे से ताल्लुकात रखता हुआ। यानी ये पांचों के पांचों नियम एक ही जैसे हैं, एक ही जैसे हैं। अब देखिए, का, पा, खा, फा, ये है अगर इनके पहले छोटा आ या बड़ा में से कोई स्वर हो, में से कोई स्वर हो तो प्रकृति रूप रहेगा। देखना, प्रकृति रूप का मतलब हुआ कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, तब हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। और मैंने इस बात को बहुत से स्टूडेंट साथियों को ये देखा है, जाना है, समझा है कि अक्सर इस प्रश्न से काफ़ी ज़्यादा वो विचलित हो जाते हैं। हकीकत मैं इसको एक और भी सहज तरीके से आपको देना चाहता हूँ। देखना, जब कोई 2 शब्द ऐसा लगे कि अलग अलग थे, फिर बेचारों को ज़बरदस्ती ला करके आपस में जोड़ दिया गया है। ज़बरदस्ती का मतलब वो सेट नहीं हो रहे हैं। जैसे विद्या और आलय जोड़ेंगे तो विद्यालय बन गया, और आप उनको देख करके बता नहीं पाओगे कि विद्या कहाँ है, आलय कहाँ है।
जब तक आप उसका संधि विच्छेद नहीं करोगे। लेकिन कुछ शब्द हम अपने व्यवहारिक ज्ञान में लें तो कुछ शब्द हमें ऐसे दिखते हैं, जैसे राम अलग से था, फल अलग से था, दोनों को लाके जोड़ दिया राम फल, और देखने में भी पता चल रहा अच्छा राम फल दोनों अलग अलग है ना। जब ऐसे शब्द आपके सामने आए जिनमें देखने पर भी लगे कि ये अलग थे, राम कृष्ण लिख दिया जाए तो ऐसा पता चलेगा कि राम अलग हैं, कृष्ण अलग हैं। राम फल लिख दिया जाए तो बड़े आराम से जान पाएंगे। वही बात यहाँ होने वाली है। तो उनमें कोई परिवर्तन तब नहीं होगा जैसे अगर हम लिखें राज कलश, देखिए राज कलश हम लिखें प्रातः काल, देखिए ये तो ऐसे ही लिखा ही जाता है, शुद्ध रूप इसका यही होगा। हम लिख दें अभी आपसे बात किए रामफल। अब आप जरा ध्यान दो, इसको कई तरीके से अपने माइंड में सेट कर सकते हो। ध्यान देना, जब दो शब्द बिल्कुल अलग अलग हो और बीच में का या फा इनका आगमन हो तो मान के चलना ये दोनों शब्दों में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, केवल इनके जस्ट बीच में विसर्ग लग जाएगा बस। काम क्या होगा, देखो बिल्कुल आसान है। राज लिखेंगे, विसर्ग लगाएंगे, कलश लिख देंगे। यहां देखिएगा प्रातः, तो ये तो पूरी तरीके से सही था, काल लिख देंगे। यहां देखिएगा राम लिखेंगे और फिर वो काम कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये नियम बिल्कुल आसान था, मुझे इससे तो कोई बहुत ज़्यादा मतलब ही नहीं था। मैंने इसको अलग तरीके से जान लिया कि शब्दों को देखेंगे यार, अगर अलग अलग रहेंगे और दोनों को ज़बरदस्ती सेट किया है, मतलब अगर हम उनको हटाना चाहें तो अपने आप हट जाएंगे। कोई मात्रा किसी के ऊपर एडजस्ट ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि राम अलग थे, फल अलग थे, ला करके दोनों को रामफल कर दिया, है ना। तो ये जो शब्द हैं अगर इनका आप संधि विच्छेद कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से इनका संधि विच्छेद होगा और इन्हें आप आराम से पहचान सकते हैं। क्लियर है ना। मैं आपको बता दूं कि जो अभी इसके ठीक पहले आप सासा की बात कर रहे थे, जितनी जगह सासा की बात हुई, यहाँ भी सा की बात हुई, यहाँ भी सा की बात हुई, और आगामी कई जगह जो पिछले 3 नियम हमने आपको अभी बताए उसमें भी सा की बात हुई। तो ध्यान देना, अगर आप संस्कृत के स्टूडेंट हैं, संस्कृत के विद्यार्थी हैं, तो वहीं इसे सत्व संधि कहा जाता है। कौन सी संधि, विसर्ग संधि के जो फार्मूले, जो पार्ट होते हैं आपके संस्कृत में, वहाँ पर इन्हीं को सत्व संधि के नाम से जाना जाता है। वो लेकिन संस्कृत की बात है, हम लोग हिंदी से मुखातिब हैं और हिंदी के व्याकरण की जानकारी हासिल कर रहे हैं, तो वहाँ संस्कृत की कोई अभिप्राय, कोई मायने नहीं हमारे हिंदी की क्लास में। बहरहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मान के चले कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो जहाँ आप लोग संबंधित 5 नियम से अवगत हो चुके हैं और आपको, मुझे विश्वास है, कंटेंट अच्छे लग रहा है, ये कंटेंट आपको बेहतरीन तरीके से समझ में भी आ रहा है। अब आप ध्यान दीजिए, नियम को आगे बढ़ाइए, रूल नंबर 6 से ले आइए। अब यहाँ पर क्या होगा, सब मेरे अपने नियम होंगे। मैंने आपसे कहा कि मैं उस किताब से थोड़ा सा हट करके आपको दे रहा हूँ, और ये ऐसा मत सोचिएगा कि ये छोटा सा है, पूरा है, संपूर्ण है, दिक्कत नहीं होगी कभी भी। इस बात को ध्यान देना। सा ना मा पा रा, फिर से बोलो, सा ना मा पा रा, सा ना मा पा रा। 2 बार कहेंगे तो कठिन नहीं है, मुझे लगता है याद हो जाएगा ना। सा ना मा पा रा 2 बार अगर हम बोलें तो मुझे लगता है आराम से ये बात हमें याद हो सकती है। तो सा ना मा पा रा पर यदि ओ की मात्रा हो, किसकी मात्रा हो, ओ की मात्रा हो, ध्यान देना, ओ की मात्रा हो तो इसका लोप होगा, तो इसका लोप किया जाएगा। ध्यान दीजिए, एक बात और समझना, मैंने इसके लिए 2 तरीके अपनाए हैं। एक तो ऐसे देखूंगा, एक पहला मेरा काम है, जैसे उन्होंने कहा महोदय, तो हमने उसे जब तोड़ा तो महाधन उदय, यानी मैंने उसे गुण संधि में इसलिए रखा क्योंकि दोनों ही खंडों का अर्थ आ रहा था। अगर कोई ऐसा शब्द हो जिसके बीच में ओ की मात्रा हो परंतु हम उसे गुण संधि के नियमानुसार हल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि गुण संधि हमसे कहती है कि मेरे दोनों खंडों का अर्थ निकलना चाहिए भैया। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप उसे यहां लाइएगा, है ना मजेदार। तो दिक्कत कहाँ है, हम तो गुण संधि पहले से सीख चुके हैं। अब आप कहीं भी ओ की मात्रा लगा के हमसे पूछोगे ना, तो पहले तो मैं उसे गुण संधि में चेक करूंगा। देखो जो बोल रहे हैं बहुत ही जरूरी है आपके लिए, पहले तो मैं उसे गुण संधि में चेक करूंगा, नहीं होगा काम तो यहां लाएंगे और उनका विसर्ग बना देंगे। देखना, तो इसका लोप का मतलब, इस लोप को इस तरीके से कर लें तो लोप का मतलब इसका क्या बनाएंगे हम, सच में विसर्ग बनाएंगे। ठीक है, लोप का लोप ना करके क्या करेंगे, विसर्ग बनाएंगे। ओ की मात्रा तो हट जाएगी, लोप मतलब हो ही जाएगा, लेकिन उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा। इस बात को ध्यान दें। अब जैसे इसके उदाहरण आपको दें हम, तो एक तो हम लिखें यहाँ पर सरोवर,
सरोवर, और एक हम लिखेंगे पयोद, ये बहुत स्टार उदाहरण है इसका, पयोद, और एक हमने लिखा है मनोज। देखिएगा जरा, तो जब पहली बार हमने मनोज को देखा तो हमें लगा कि हमने तो गुण संधि पढ़ा है और वहाँ पर जहाँ पर ओ की मात्रा बताई गई है और हम तो सबसे पहले वहाँ भागने का प्रयास करेंगे, हमारा मस्तिष्क सबसे पहले हमें उस दिशा की तरफ ले जाएगा, लेकिन करना नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि जब आप इसको तोड़ेंगे ना तो इसका अर्थ नहीं पाएंगे। गुण संधि के नियमानुसार दोनों खंडों का अर्थ आना चाहिए, नहीं आएगा, तो हम इसे कहाँ लेकर आएंगे? यहाँ। और यहाँ एक फार्मूला है, ये फार्मूला आपको याद रहे ना रहे, लेकिन हम याद रहेंगे। ये फार्मूले आपको याद रह पाए ना रह पाए, मैंने कहा ओ की मात्रा है दो काम। एक तो पहला काम गुण संधि मानो इसे, जब दोनों खंडों के अर्थ ना आए तब आप उससे विसर्ग संधि मान लेना, काम खत्म, पूरा है ना। तो इस नियम को, ये नियम हमें याद रहे ना रहे, मेरा काम तब भी बनना है। अब क्या करेंगे हम, इसे करेंगे कुछ इस तरीके से, सरह प्लस क्या लिखेंगे वर, और यहाँ क्या लिखेंगे पय प्लस क्या लिखेंगे द, और यहाँ क्या लिखेंगे मन प्लस क्या लिखेंगे जा। बहुत बार ये पूछे गए। शुद्ध वर्तनी आप पढ़ते हैं, शुद्ध वर्तनी में एक दो स्टार प्रश्न मैं आपको बता दूं, यही इसी से संबंधित है। एक है मनोवेग और एक है अधोपतन। अधोपतन, ये दो स्टार हैं। अगर मनोवेग ऐसा लिखा मिला, शुद्ध वर्तनी के दृष्टिकोण से आप गलत माने जाएंगे। अधोपतन ऐसा लिखा मिला तो शुद्ध वर्तनी के दृष्टिकोण से आप गलत माने जाएंगे। परंतु हो सकता है एग्जामिनर इनका संधि विच्छेद आपसे पूछे, तो इसी नियमानुसार क्या हो जाएगा, मन प्लस वेग, अधः प्लस पतन, प्लस बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि ये शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी के अनुसार कहीं भी, जो मैं आपसे कहता हूं ना कि पूरे मनोवेग से पढ़ें, सच में मैं उच्चारण गलत कर रहा हूं और सच में हम लोग उसको लिखते भी गलत है। मनोवेग से, हमें अपनी तैयारी को पूरे मनोवेग से करना चाहिए, इसका उच्चारण ये ऐसा होना चाहिए। हमें अपनी तैयारी को पूरे मनोवेग से करना चाहिए, ना कि मनोवेग से करना चाहिए। तो मनोवेग इस तरह ना होकर के इस तरह होगा, अधोपतन इस तरीके से ना होकर के इस तरीके से होगा। शुद्ध वर्तनी हमसे ये दृष्टिकोण अपनाएगी। तो स्टार प्रश्न को साझा कर चुका हूं, स्टार नियम आपके साथ जोड़ रखा हूं। रूल नंबर 7 की तलाश में आगे हूं। रूल नंबर 7 हमसे क्या कहेगा? नियम नंबर 7 की बात करें तो देखना जरा, आ के बाद, आ के बाद यदि कोई स्वर हो, कोई प्रत्यक्ष लिख दे रहा हूं इस पे समझने के लिए, कोई प्रत्यक्ष स्वर हो, आ के बाद यदि कोई प्रत्यक्ष स्वर हो तो क्या करेंगे? तो स्वर के पहले विसर्ग लगा देंगे। देखिए, तो स्वर के पहले क्या कर देंगे हम? विसर्ग लगा देंगे। यह भी उदाहरण स्टार है, ये केवल मूर्ख बनाने के लिए आपको है, और सच में ऐसा लिखा ही कम जाएगा। अतएव, अब बताना जरा, कोई ऐसा कहाँ लिखता है? तथैव। तथैव तो आपको पता है ना कैसे लिखा जाएगा, तथा प्लस एव। और आप देखिए यथ इच्छा, जबकि आपको पता है यथेच्छा होती है ना, इस तरीके से। अगर ऐसा उदाहरण आ रहा है इस तरीके से लिख करके एग्जामिनर पूछा, इसका मतलब वो आपको कुछ मूर्ख बनाना चाह रहे हैं, और ये मूर्खता हम होने नहीं देंगे। तो आप जरा ध्यान दो, बीच में अगर आपको स्वर पूरी तरीके से लिखा मिले, देखना ये ए क्या है? स्वर है ना, ये क्या है? स्वर है। मुझे ये जो नियम लिखा है इससे भी कोई बहुत लेना देना नहीं है। देखना, बीच में अगर समूचा स्वर मिले, यानी कुछ कटपिट ना हो, मात्रा के रूप में ना आया हो, अपने हूबहू प्रत्यक्ष रूप में अवतरित हो, अपने पूरा प्रमाणिक रूप दे रहा हो कि मैं हूं, अगर ऐसा कर रहा है वो, आप क्या करोगे? ठीक इसके पहले विसर्ग लगा दो, बस हो गया। अतः प्लस क्या लिखिए? एव, तथा ये प्लस क्या लिखें? एव। यहां क्या करेंगे? यथ प्लस क्या लिखेंगे? इच्छा। होगी बात ना क्लियर? तो हम लोग नियम नंबर 7 को बखूबी समझ चुके। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 8 की बात करेंगे। स्पीड से चल रहे हैं, कोशिश है कि इनका समापन कर दें। तो रूल नंबर 8 की बात करिएगा। तो 8 की बात हम करेंगे कि ई और ऊ, ध्यान देना, स्टार बातें हैं। ई ऊ के बाद
रा आया है, ई ऊ के बाद रा आया है तो जो बात बोलेंगे बहुत मनोवेग से सुनिए, मनोवेग से सुनिए। ई ऊ के बाद रा आया है तो रा यानी इसका, देखना यहां रा पूरा लिखा है, यहां हलंत लगाया है, तो रा का लोप हो जाएगा, यानी रा के स्थान पर विसर्ग आ जाएगा, रा का विसर्ग हो जाएगा, रा का विसर्ग हो जाएगा। उदाहरण लीजिए, समझ में आ जाएगा। निराशा, निराशा हो गया, निराधार हो गया, दुराज हो गया, दुराज हो गया, और आपका एक हो जाएगा निरक्षर। अब आप ध्यान दीजिए इन एग्जाम्पलों को, छोटी ई है, इसके पहले रा है, सॉरी इसके बाद की बात है, छोटी ई के बाद रा है, छोटी ई के बाद रा है, छोटी ई के बाद रा है, छोटा ऊ के बाद रा है, छोटी ई के बाद रा है। क्लियर है बात? लेकिन जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इस नियम को बहुत ध्यान से देखेंगे। एक बार देखना जरा, ये नियम क्या कह रहा है, रा का लोप नहीं कर रहा है, रा का विसर्ग नहीं कर रहा है, इस रा का यानी आधे रा को खत्म कर रहा है, यानी रा को स्वर विहीन करेगा पहले, यानी नी लिखेगा, इसके स्थान पर विसर्ग आएगा, परंतु ये पूरा रा है, इसका जो स्वर है वो पीछे चला जाएगा, यानी नी प्लस क्या हो जाएगा, आशा। क्लियर है ना, समझ गए ना आप? यहाँ क्या हो जाएगा, नी प्लस आधार। इसी बात को ध्यान देना, नहीं तो आप नी प्लस धार करके भाग जाओ, नी प्लस सा करके भाग जाओ तो गलत हो जाएंगे आप। यहाँ क्या होगा, दू प्लस आज हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, नी प्लस छर हो जाएगा। क्लियर है ना? तो नियम नंबर 8 आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हम आधे रा का ही विसर्ग बनाएंगे, पूरे रा का नहीं। तो किसी भी वर्ण को आधा करने के लिए पहले उसके स्वर को अलग करेंगे, उसके स्वर को हम दूसरे खंड के प्रारंभ में लगाएंगे, बस इतना सा सिंपल सा काम है। तो नियम नंबर 8 भी आपको समझ में आ ही गया होगा। हम बात करेंगे रूल नंबर 9 की। रूल 9 इसी से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ यू के बाद रा था, यहाँ देखना बड़ी है, बड़ा ऊ के बाद अगर रा आए तब, इसीलिए मैंने कहा बहुत ध्यान से देखिएगा। बाद रा आए तो क्या करेंगे, तो बड़ी छोटी ई में, बड़ा ऊ छोटा ऊ में बदल जाएगा। सिंपल सी बात। देखो ये तो बिल्कुल आसान हो गया, और आसान हो गया। यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, अलग से कुछ काम नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, जैसे लिखा जाए नीरज, नीरज हो गया। जैसे लिखा जाए निरोग, जैसे लिखा जाए नीरंध्र, जैसे लिखा जाए, इसमें बड़ा ऊ की मात्रा लगा दें, जहाँ दूराज लिखा था यहाँ दूराज कर सकते हैं आप इस तरीके से। तो ये तो सारे उदाहरण आपके सामने आ ही गए हैं। यहाँ देखिए बड़ी के बाद रा है, यहाँ बड़ी के बाद रा है, यहाँ बड़ी के बाद रा है, यहाँ बड़ा ऊ के बाद रा है, यहाँ सब छोटी के बाद था। अब यहाँ करना क्या है, ये एक दूसरे को छोटा कर देंगे, यानी बड़ी है ये छोटी में नी, इसके ठीक बाद विसर्ग और हो जाएगा रज। इसका देखिए नी प्लस रोग, इसका क्या होगा, नी प्लस रंध्र, और इसका क्या होगा, दू प्लस राज। क्लियर है ना, कितना आसान। दोनों नियम मुझे विश्वास है कि आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे, और मैंने इसको बहुत सहज करने का जो अभिप्राय मेरा था, मुझे लग रहा है कि आपको सच में ये सहज लग भी रहा होगा, क्योंकि अब इससे सहज क्या हो सकता है। दो नियम, ये नियम वो नियम जो भी मैंने बताए हैं अभी आपको आपके सामने रखने का प्रयास किया है, सबके सब मुझे लगता है कि बहुत टफ नहीं थे, बिल्कुल अलग नहीं थे। एक लास्ट नियम और आपको बता दे रहा हूँ, रूल नंबर 10 करके आपके स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ। रूल नंबर 10 में ध्यान देना, किसी भी शब्द पर रेफ यानी इस रा, यानी ये वाला रा ऊपर लगा मिलेगा तो उसका विसर्ग हो जाएगा। जैसे निर्धन, जैसे निर्जन, जैसे निर्मम, ये ऐसे ही आएंगे। निर्मम जैसे आपका आ जाएगा आशीर्वाद, इस तरीके से इनका क्या हो जाएगा, विसर्ग। करोगे क्या आप, करेंगे नी, विसर्ग हो जाएगा प्लस धन, इसका क्या होगा नी प्लस जन, इसका क्या होगा नी प्लस मम, इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आशी प्लस वाद। क्लियर है ना कट। तो 10 नियमों में
और इन जो 10 नियमों की बात की, पहले तो 5 नियम एक दूसरे से आपस में मिल रहे थे, बिल्कुल आसान थे। एक जगह केवल इतना ही ध्यान देना था। मैं विसर्ग संधि को एक लाइन में आपको ट्रिक बेस पे बताने का प्रयास करूं, एक जाते जाते एक आपको छोटा सा सॉल्यूशन दूं, 1 मिनट में सीखने वाली बात कर दूं। अगर कोई भी आधा सा मिलेगा, कोई भी आधा सा बीच में मिलेगा, विसर्ग हो जाएगा। चलो एक के माध्यम से 5 करता हूं। का, पा, खा, फा बीच में आए, यानी 2 शब्दों की अलग अलग भूमिका हो तो उनके बीच में विसर्ग लग जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। हो गया, 6 नियम हो गए, एक साथ 6 नियम हो गए। किसी पर ये रा वाली मात्रा ऊपर लगी हो, उसका विसर्ग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए, छोटी ई और छोटा ऊ के बाद यदि रा आया है तो उसके आधे रा को विसर्ग में बनाएंगे तथा उसका जो समूचा स्वर होगा वो पीछे दूसरे खंड के प्रारंभ में लग जाएगा। इतनी बात की। अगर बड़ी बड़ा ऊ पहले आ जाएगा, उसके बाद रा आएगा, तो कुछ नहीं बदलेंगे, केवल बड़ी ई को छोटी बदलेंगे और बड़ा ऊ को छोटा ऊ बदलेंगे, रा जैसा वैसे ही रह जाएगा, उसका विसर्ग तो होने वाला नहीं है। अब देखना जरा क्या किया आपने, यहां देखिए नीरज, निरोग, यही तो काम था। तो पूरी संधि बिल्कुल मैंने आसान कर दी है, बिल्कुल आसान। और मुझे विश्वास है कि आपको ये कंटेंट बिल्कुल समझ में आ चुका होगा और आप पूरे मनोवेग से जुड़े रहे होंगे। मनोवेग देखिए, बार बार मैं बोल रहा हूं, सच में मनोवेग होना चाहिए। मनोवेग, बहरहाल फिर भी हम काम चला रहे हैं, हम लोग समझदार हो ही चुके हैं अब और जान चुके हैं कि मनोवेग कैसा लिखा जाएगा। हमारा काम वो है, हम भले ही उच्चारण गलत हो रहे हों, अधःपतन न कह के हम भले ही अधोपतन कह रहे हों, मनोवेग मनोवेग न कह के भले ही मनोवेग कह रहे हों, लेकिन फिर भी जानकारी तो हमें है और हम वाकिफ हो चुके हैं। आप हमसे पूछिएगा प्रश्न, हम जवाब दे जाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले जाएंगे। तो ये मान के चलें कि आपको पूरा कंटेंट अभी तक जो हमसे जुड़े रहे, आप इस संधि की लास्ट क्लास में पार्ट 7 में जहां आप जुड़े रहे, मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही मनोवेग से आप जुड़ करके अपनी तैयारी को एक निश्चित दिशा की तरफ ले जा रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है। और अगर ये काम हो चुका है और आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो दोस्तों के पास भेजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाना मत भूलिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।